हेलो गाइस, आई एम दिवेश गौतम एंड वेलकम यू ऑल टू वाउच क्लासेस। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम 10th में पढ़ रहे हैं। लास्ट में पढ़ा होगा आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाइन्थ क्लास में हमारा जो चैप्टर था, शायद आई थिंक चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 था, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर आपको देखो दो चीज़ें समझनी थी। मेरे ख्याल से आप 9th में समझ के आए होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो हम यहाँ पे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कंसेप्ट को। देखिए, वेरिएबल्स का मतलब होता है, आपको पता है, इस तरह की चीज़ें एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये सब चीज़ें। वेरिएबल्स का मतलब है वेरिएबल्स, मतलब जो चीज़ वेरी करती रहे। वेरी का मतलब है जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू जो चाहे वो डाल सकते हैं, y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू जो चाहे वो डाल सकते हैं, जेड ए बी सी, ये इस तरह के वेरिएबल्स है जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ फंक्शन के साथ चेंज होती रहती है, इक्वेशन के साथ चेंज होती रहती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे क्या ये 1 है, 1 क्या है, फिक्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू रहेगी 1 रहेगी। ये 2 है, ये 3 है। अगर आप इनको बोलेंगे कि हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 ये 3, लेकिन इसमें आप कह नहीं सकते कि x की क्या वैल्यू है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। इसमें हमें पता नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या है, इसलिए ये कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब है, लास्ट में हमने पढ़ा था x और y। टू वेरिएबल्स मतलब x और y वेरिएबल्स ले लें, कोई से भी दो वेरिएबल ले सकते हैं आप, a भी ले सकते हैं, st ले सकते हैं, p की, मतलब सिर्फ दो ही वेरिएबल, कोई से भी वेरिएबल लो पर दो लो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। देखिए, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगी, 2x + 3y = 0 अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना x और y की, ठीक है, इस पूरे फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर होगी, इस पूरे फंक्शन की, फंक्शन इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं, फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ पे जो पावर होगी, यहाँ पे ये कितनी पावर है, 1 पावर है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी ना, उसको हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है, और जब 2 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक। ठीक है, 2 होने पे क्वाड्रेटिक हो जाती, पता है आपको? नहीं पता? चलो बाद में जब 4 चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे। अब बात है पेयर की, ये तो आपने पढ़ ली थी 9th क्लास में। अब है पेयर। अब पेयर का मतलब है, ये तो एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने 9th में। अब इसी के साथ अगर मैं एक और चीज ऐसे लिख दूं, तो अब ये क्या हुआ, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो मतलब दोनों इक्वेशन, ये क्या हुआ, एक जोड़ा बन गया है। दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। वो हम देखेंगे किस तरह रिलेटेड है, क्या इनका सॉल्यूशन होता है, कहाँ पे रिलेट होती है, किस तरह क्या चीज़ें होती है इक्वेशन के अंदर, किस तरह इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पेयर। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं साथ में लिखूँ तो ये क्या है, ये पेयर है। ठीक है, अब अगर आपको मैं एक चीज़ और याद हो, अगर आपको 9th में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, वेयर x एंड y तो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड a b c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, मतलब -∞ से +∞ तक आप कुछ भी ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? और देखिए, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई थी। अब इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। पेयर का मतलब देखिए, पेयर हमेशा 2 में होता है, एक में पेयर नहीं होगा। अगर आप पेयर ऑफ जीन्स कहा जाता है, पेयर ऑफ शूज कहा जाता है। ठीक है, इस तरह हर चीज़ पेयर में, इक्वेशन भी अगर पेयर में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। दूसरी इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इसी फॉर्म में। पर आप सोच रहे होंगे दोनों इक्वेशन सेम हो गई, कैसे ऐसे निकला? इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो हम चेंज करें। अभी बताता हूँ मैं आपको इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये इक्वेशन कौन सी, ये इक्वेशन कौन सी। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझ जरूरी कि एक्स और वाई क्या वेरिएबल्स हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बस अगर आप इसको 0 रख देंगे, ठीक है, ए और बी को अगर आप 0 रख देंगे, यहाँ पे मैंने आपको -∞ +∞ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 0.x + 0.y + c = 0, मतलब c = 0। ये 0 कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो c = 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 नहीं रखते हैं ए और बी को।
ये बात समझ लीजिए। अब आपको ये बोल रहे हैं कि पेयर है, अब जैसे पेयर ऑफ शूज होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों होते जूते ही हैं, पर एक क्या होता है राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, तभी हमें पता रहता है कि कौन सा जूता किस पैर में पहनना है। इसी तरह ये दो इक्वेशन क्या है, इनको ये लेफ्ट जूता मान लो, राइट जूता मान लो, तो दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह नीचे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हो गई या नहीं हुई, ये बात बताइए। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 और c1 है, सेकंड में a2 b2 और c2 है, ठीक है। तो आप देखिए अब तक हमने क्या सीखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब है कोई सी भी दो इक्वेशन, कोई सी भी दो इक्वेशन दो इक्वेशन जिनको जब हम एक साथ लिखें, तो जब अब इनको सॉल्व करना सीखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट पे ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिलके एक सॉल्यूशन देती है। एक सॉल्यूशन मतलब कहाँ पे ये मिलती है, क्या ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं नहीं काटते। अच्छा, सबसे बेसिक चीज़ है कि हर इक्वेशन अपने साथ एक अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है, हर इक्वेशन जो है ना, सपोज ये ग्राफ है मेरा, तो अगर इस इक्वेशन की है ना एक लाइन बनती है इस ग्राफ के अंदर हमेशा, जहाँ पे आपको x और y 0 रख के आप दो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एंड उन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये हमने 9th में पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा हो तो हम आगे जब ग्राफिकल करेंगे तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे x और y को 0 रखते हैं, पहले x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उससे सपोज मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन की लाइन आ गई। तो ये कौन सी इक्वेशन की है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जो लाइन बनाई है इसने, अब इसी तरह ये भी लाइन बनाई क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन हमेशा ग्राफ में लाइन बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। सपोज मैंने ये डाल दिया, ये लाइन आ गई, ये 2 पॉइंट आ गई, ये वाला और ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशन हो गई, दो लाइंस हो गई। अब मेरे को ये चीज सीखनी है कि क्या ये दोनों, ये दो इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई है, स्ट्रेट लाइन हो रही है, सेकंड में भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था a और b 0 नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात। एंड वन मोर थिंग इज दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का जो सम होगा इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x एंड y हम कह सकते हैं, जो कॉफिशिएंट होंगे x और y, ये क्या है, कॉफिशिएंट्स है, ठीक है। जो कॉफिशिएंट होंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, इनको किस तरह सॉल्व करना है। देखिए अब एक आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। सबसे पहली बात है ना, ये दो इक्वेशन हो गई, एक्स और वाई वेरिएबल में क्या होता है। देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारी रियल लाइफ में क्या ऐसे काम आती है। देखिए अगर सपोज करें, अगर हमें एज वाले क्वेश्चन करने हो, ठीक है, जिसके अंदर हमें दोनों की वैल्यू, सपोज आपके घर में फादर और डॉटर है, ठीक है, फादर और डॉटर की अगर आपको एज निकालनी है, सपोज आपको कुछ पता नहीं उनकी एज कितनी है, ठीक है, तो उसको किस तरह यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल में लिखा जा सकता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। इसमें 3.1 एक्सरसाइज होगी जब उसमें सीखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इसमें क्या होगा कि जब आपने दो इक्वेशन लिख ली आपने, कौन कौन सी इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब आप, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। अभी आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर जब आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, ठीक है, सपोज दो लाइन आ गई, ठीक है। ये मैं लाइन 1 देता हूँ, उसको लाइन 2 दे। तो अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट पे जाके ये काट रही है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। और कई में क्या होगा, देखिए ये ऐसे ग्राफ है, कई में क्या होगा, ये वाली लाइन ऐसे और ये वाली लाइन ऐसे। तो दोनों लाइन अगर आप देखेंगे, ये लाइन 1 ये लाइन 2, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एंड कई में क्या होगा, ये हमें लिखना भी जरूरी है ना, एक्स और वाई। कई में क्या होगा, सपोज ये लाइन आ गई एक इक्वेशन की, ये लाइन 1 है, अब इसी के ऊपर क्या होगा, दूसरी लाइन आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है,
कंसाइड हो रही है, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो तीन सिचुएशन बनती है। देखिए जब हम नाइन्थ में पढ़ रहे हैं तो तीन सिचुएशन बनती है कि कब कौन सी सिचुएशन बनेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज से बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको, या फिर 3.1 एक्सरसाइज करवाता हूँ, उसके एक दो क्वेश्चन ही है, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा। देखिए अब इसका यूज़ कर देखते हैं, हमारी रियल लाइफ में यूज़ देखना भी ज़रूरी है। ये तो हमने पढ़ लिया, थ्योरी के लिए पढ़ लिया कि ये चीज़ें होती है, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने आप एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं आपके सामने, 2x + 3y = 5, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने रखी यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है LHS जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर जिस पॉइंट पे जहाँ पे ये वेरिएबल्स है, ये वाली वेरिएबल्स हैं, इन्हीं की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये तो सब फिक्स है, इस 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, 3 को चेंज नहीं कर सकते, 5 को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ x और y को, मतलब x की वैल्यू आपकी जो मन में है वो रख सकते हैं और y की वैल्यू मन में जो रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x और y की वैल्यू 1 रखी, तो ये क्या बन रही है, देखिए ऐसे बन रही है। तो मैंने देखा कि 2 + 3 5 = 5, मतलब LHS जो था मेरा वो राइट हैंड की साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कराती है ना एक दूसरे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो वो उस चीज़ का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन कहलाएगा तो ये कहलाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 1 से। मतलब क्या होगा, जब आप इसकी तो इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। सपोज ये लाइन बन गई ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये लाइन बन गई, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, वो इस लाइन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अब देखिए दो इक्वेशन के साथ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा जब हम वो करेंगे, जब दो इक्वेशन कंपेयर करके इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, तब तो उस टाइम वो चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम बेसिक एक्ट करते हैं। देखिए एक मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.1 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले तो देखिए क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा और सॉल्व करेंगे, उसमें हम x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहला है, आफ्ताब टेल्स इज डॉटर। आफ्ताब है, कोई बाप का नाम है आफ्ताब, उसने अपनी बेटी से कहा कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मैं 7 गुना था तुमसे जो तुम उस टाइम थी, ठीक है। एंड देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। सो देखिए अब इसको आपने एल्जेब्रिक और ग्राफिकली आपको इसको शो करना है। देखिए इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या मानता हूँ, लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को अगर मैं x ईयर मान लेता हूँ, ठीक है। एंड लेट द डॉटर इज प्रेजेंट एज, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या कहा है, 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मतलब तुमसे 7 गुना ज़्यादा था 7 साल पहले। अगर मैं इसकी देखिए, अब मैं 7 साल पहले जाऊंगा तो कॉमन सी बात है, अगर मेरी प्रेजेंट एज सपोज अगर आपकी प्रेजेंट एज 20 है और मैं उससे कहूँगी 7 साल पहले की बात, तो आप क्या करेंगे, 20 - 7 करेंगे। मैंने प्रेजेंट एज क्या मानी है, x, तो इसमें आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7। इसी तरह इसकी बेटी की कितनी हो जाएगी, y - 7। जो आज है उसमें से 7 घटा दोगे तभी तो 7 साल पहले जाओगे। आ रही बात समझ में, 7 साल पहले की एज यही होगी दोनों की। अब मैंने दोनों को बराबर किया, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसमें क्या कहा, मैं 7 times ओल्ड था एज ओल्ड यू वर, मतलब 7 times। आप देखिए वही सेम चीज़ जो मैंने एपी में पढ़ाई थी, कहीं आप इसको 7 times कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अगर ये पहले से 60 times ज़्यादा है तभी तो मैं इसको 60 times दूंगा, तभी तो बराबर होगी चीज़ें, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दी। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब जो आगे वाली लाइन में कह रहा है वो भी सोचिए। अब वो क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब है प्रेजेंट एज से, ठीक है। प्रेजेंट से अगर मैं 3 साल आगे जाऊंगा तो आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, ठीक है। मैं 3 गुना रहूँगा। अगर मैं आज से 3 साल आगे जाऊँ तो x + 3 होगी इसके फादर की एज, और बेटे की कितनी होगी, y + 3 होगी। तो अब क्या होगी, 3 times होगा इसका,
वही दोनों को बराबर करनी है, हमें ध्यान रखना बराबर करने के लिए ये ऑलरेडी 3 ज़्यादा है तो इसलिए इसको 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है। 2 इक्वेशन आ गई, अब दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा मैंने x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49, ठीक है। अब x और y को एक तरफ लिया कांस्टेंट, देखिए कैसे बनती है ax1 प्लस b1y प्लस c, प्लस माइनस वो रियल नंबर्स होते हैं तो उस वजह से माइनस प्लस माइनस का साइन आता है। देखिए x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0 एंड तो x माइनस 7y प्लस 42, ये तो हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। सॉरी हाँ, इक्वेशन थर्ड दे देते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह जब मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई है मेरी फोर्थ इक्वेशन। तो एलजेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हमें ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली के अंदर देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही करना है। सबसे पहले x को 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। याद है किस तरह करते थे, देखिए चले कर लेते हैं ग्राफिकली भी हम। पहले इक्वेशन ये 3 और 4 को, ठीक है। इक्वेशन 3 के लिए क्या करते हैं, इस तरह हम बॉक्स बनाते थे, पहले x और y की वैल्यू लिखते थे फॉर इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पहले हमने x को 0 रखा, x को 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। इस तरह y को 0 रखूंगा तो x कितना आएगा, माइनस का 42। आ रही बात समझ में। इसी तरह फॉर इक्वेशन 4 के लिए, अभी से मैं लिख रहा हूँ फिर बाद में इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करते हैं। देखिए x और y, जब मैंने x को 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, x को 0 माइनस 3y माइनस 6, 3y बराबर 6, y बराबर माइनस का 2, y बराबर माइनस 2। इसी तरह जब मैं y को 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, x 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। देखिए एलजेब्रिकली तो हमने कर दिया था, वहाँ पे इक्वेशन बन गई थी। अब ये ग्राफिकली करा है, देखिए इसमें भी थोड़ा आप ग्राफ में जाइएगा, इसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब ग्राफिकली जो पूछेगा ना आगे जाके कोई एक्सरसाइज है उसमें आपको ढंग से बता देंगे, इसमें सर समझने के लिए ये सब चीज़ें। x को 0 था तो मेरी y की वैल्यू 6 है, x 0 है तो मेरी y की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट आएगा माइनस 42 एंड 0, तो अगर मेरा x माइनस 42 है, y 0, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये वाली इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन के लिए लाइन बन जाएगी। इसी तरह जब y 0 है, x 0 है तो y माइनस 2 है, ये यहाँ पे कुछ आएगा माइनस 2, ठीक है। इसी तरह जब 6 आएगा और ये 0 आएगा तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो इन 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन की ग्राफ पे लाइन बन चुकी है, दोनों स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, ठीक है। इस तरह बनता है ये वाला आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इस पे आप पॉइंट्स पे आपके हिसाब से ले लेना, मैंने 6 के हिसाब से लिए, लेकिन है ना आपकी इच्छा उस हिसाब से ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सिर्फ बहुत ईजी है, सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंट आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, ठीक है। दोनों इक्वेशन में अलग अलग, ठीक है। बस आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। सिर्फ मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एंड आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए कोच है, उसके बाद क्रिकेट टीम को बोला कि आप जाओ 3 बैट खरीद लाओ, 6 बॉल खरीद लाओ 3900 में। लेटर उसने कहा दोबारा 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। अनदर बैट, लेट्स शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर द 1300 रुपये। रिप्रेजेंट द ग्राफिकल इक्वेशन इन, आपको ग्राफिकल दिखाना है और वो दिखाना है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये वाली इक्वेशन भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए क्या बोले, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x, ठीक, रुपीज़, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, और क्या खरीद रहा है, ये बॉल खरीद रहा है, इज y रुपीज़। तो उसने क्या खरीदा, 3 तो क्या खरीदे बैट, तो इतने रुपए में टोटल, प्लस कितना, 6y इज इक्वल टू 3900 रुपये। देखिए इसके बाद इक्वेशन बने, उसके बाद 3900 रुपीज़ थे, तो उसने क्या किया, 3 बैट खरीद लिए, तो टोटल प्राइस कितना होगा। अगर मैं बोलूँ कि 10 रुपये है, 10 रुपये में एक कोई कुछ भी एक कैंडी आती है, ठीक है,
10 रुपये में अब मैंने 3 कैंडी खरीदी तो मेरे पास टोटल कितने रुपए होगा 10 × 3 मतलब 10 × 3 30 रुपये। इस तरह 3 बैट खरीदे, मुझे ये नहीं पता कि उसकी एक बैट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, लेकिन बैट 3 खरीदो तो 3 का मल्टीपल में कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, उसने एक अनदर बैट खरीदा और 3 मोर ज़्यादा बॉलें खरीदी है, 3 मोर ज़्यादा बॉलें खरीद, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 उसने सबसे पहले खरीदे बैट एंड 6 उसने बॉल खरीद ली, तो टोटल 3900 रुपीज़ हो गए। इस तरह सेकंड में बोल रहा है कि एक बैट और खरीदा, बाद में पता चला कि एक बैट की और ज़रूरत है तो एक बैट लेने गए, प्लस 3 बॉलें और खरीद ली, तो कितने में खरीद 1300 रुपये में, ठीक है। नाउ ये आपके पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड यू हैव टू सॉल्व इट बहुत इजीली। देखो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 1 को इस तरह लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय अगर आप 3 कर देंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 2y = 1300, ठीक है, एंड x + 3y = 1300 रुपीज़। तो 2 इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बन चुकी है। इसके अंदर आप जो चाहें वो रख सकते हैं, आपके हिसाब से रखिए। मैं कहता हूँ देखिए, अगर x आप रखना चाहें इसमें, देखिए आपकी इच्छा हो जो सब x पहले 0 रख लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 रख लीजिए, देन x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपके हिसाब से इसको कर लीजिएगा। इसमें 9th क्लास में जो करते हैं वही सेम चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक मैंने आपको बता दिया, इस तरह आप सेकंड कर लीजिएगा। इस तरह अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड 160 रुपीज़, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4, ठीक है। देखिए इसमें आपको मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपीज़ एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज y रुपीज़, ठीक है। ये मान लिया। तो एक दिन मैंने कितने खरीदे, 2 किलो x खरीदे, टोटल रुपीज़ इतने हो गए, प्लस 1 किलो ग्रेप्स खरीदे, 1 किलो ग्रेप्स इज इक्वल्स टू कितने रुपए हो गए उस दिन के, 160 रुपये हो गए। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह जब मैं सेकंड डे गया तो मैंने 4 किलो एप्पल खरीदे, ये प्लस 2 किलो ग्रेप्स खरीदे, कितने 300 रुपये में। इस इक्वेशन को समझिए कि अगर टोटल रुपीज़ कितना होगा, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 किलो चीनी खरीदनी है और पर केजी की प्राइस है 2 रुपये, तो 5 × 2 ही तो करूँगा मैं। तो बस मुझे ये नहीं पता था कि 1 किलो की प्राइस कितनी है। अगर मुझे 1 किलो की, बस मुझे पता है कि मैंने 2 किलो खरीदे हैं, बट मुझे पता नहीं है कि ये मेरी प्राइस कितनी है, वेरिएबल है, पता नहीं कितनी चीज़ है, ठीक है। इस तरह आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इक्वेशन सेकंड को भी आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2x + y = 150, ठीक है। एंड ये कितनी थी, 2x + y = 160। ये 3 और 4 ये हैं आपकी मेन इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए मैं चाहूँ तो इसमें देखिए आपकी इच्छा जो रखिए, लेट एक और चीज़ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इक्वेशन 3 मैं लिख ही देता हूँ, चलो आप निकाल देता हूँ। फॉर इक्वेशन 3 x और y के मैं फैक्टर निकाल देता हूँ, आपके लिए इजी रहेंगे। इफ़ मैंने x को रखा है 80, y 0 है, y 0 रख दिया तो x 80 आ गया। देन अगर मैं x को 0 रखता हूँ, सॉरी x को 0 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 4 के लिए, इक्वेशन 4 में अगर मैं 0 रखता हूँ, x को 0 रखा, y 150 एंड y को 0 रखूँगा तो x कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। आप 15-15 का करके ले सकते हैं, 80-80 का ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो जो स्केल ले सकते हैं, ठीक है। आप तो इसकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ इस तरह बन जाएगी। देखिए 80 और 0, अगर मैं 40, 80, 120 एंड 60, 160 ये मान लेता हूँ, तो देखिए x 80 है, y 0, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, और 160, 40, 80, 120 और ये 160, मतलब ये यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा और ये कितना आ जाएगा, ऐसे ये लाइन आएगी, एक लाइन तो ये आएगी। इस तरह x और y, x 0, y 150, x 0 है, y 150, ये 160 तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 150, ठीक है। एंड y 0, x 75 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा।
2 लाइन इस तरह आएगी। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सिर्फ आपसे मेन चीज़ ये है, ये अगर ये सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें सिर्फ एक्स और वाई को वैल्यू जीरो डालनी है और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ ना। 3.2 से आप भी मानिए थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चन, थोड़ी सी कंसेप्ट चीज़ें आएगी, वहाँ पे हम सीखेंगे किस तरह कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेगी कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।